हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने अंतरावस्था के बारे में पढ़ा था और उसमें अपन ने देखा था कि उसको G1, S और G2 प्रवस्थाओं में भागों में विभाजित किया गया है और बीच में G0 भी आता है जहाँ पे कोशिका जो होती है वो उपपचयी रूप से सक्रिय होती है, पर उसमें तब तक विभाजन नहीं होता, तब तक उसके विभाजन की आवश्यकता नहीं होती। जब तक उसके विभाजन की आवश्यकता नहीं होती है उसमें विभाजन नहीं होता। तो ये अंतरावस्था के बारे में अपन ने पूरा पढ़ा और उसके बाद जब अपन डायग्राम के रूप में उसको देख रहे थे अंतरावस्था के डायग्राम को, तो अपन ने शुरुआत में एक और डायग्राम पढ़ा था जिसमें अंतरावस्था के साथ एम प्रवस्था भी जुड़ी हुई थी। तो आज हम पढ़ेंगे एम प्रवस्था के बारे में। एम प्रवस्था को कुछ भागों में विभाजित किया गया है। जैसे जब मैंने इसका पहला लेक्चर लिया था तो उसमें बताया था कि कोशिका विभाजन में सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है। केंद्रक का विभाजन होने के बाद फिर कोशिका विभाजित होती है। तो आज हम केंद्रक के विभाजन के बारे में पढ़ने वाले। और जो एम प्रवस्था की बात मैंने की थी, यहाँ पे एम प्रवस्था मतलब माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन अपन पढ़ रहे हैं। तो मैं हेडिंग डालता हूं एम प्रवस्था और यहां पे अपन पढ़ रहे हैं एम का मतलब माइटोसिस, जिसको अपन कहते हैं समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में पहले केंद्रक का विभाजन होता है और उसके बाद कोशिका विभाजित होती है। तो मैं इसमें लिख देता हूं, इसमें सर्वप्रथम केंद्रक का विभाजन होता है जिसके पश्चात कोशिका विभाजित हो जाती है। अब ये केंद्रक का विभाजन जो होता है ये कुछ अवस्थाओं में होता है। तो एम प्रवस्था को निम्न भागों में बांटा गया है। इसमें पहला आता है पूर्वावस्था, जिसे अपन कहते हैं प्रोफेज। सेकंड आता है इसमें मध्यावस्था, जिसे मेटाफेज कहा जाता है। थर्ड है पश्चावस्था, जिसे अपन एनाफेज कहते हैं। ये दोनों ही नाम आपको ध्यान रखने हैं। चौथा आता है अंतावस्था, जिसे अपन कहते हैं टीलोफेज। और जो पश्चावस्था होती है इसके खत्म होते के साथ साथ यहाँ पे कोशिका विभाजन के संकेत भी मिलने लगते हैं। तो जैसे ही पश्चावस्था अंत अवस्था खत्म होती है, अंत अवस्था के आखिरी में फिर कोशिका विभाजन हो जाता है। मतलब ये जो अवस्थाएं हैं इनमें केंद्रक का विभाजन अपन पढ़ने वाले हैं और फिर इसके बाद कोशिका विभाजन किस तरह से होता है ये अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं पूर्वावस्था के बारे में। फर्स्ट हेडिंग है पूर्वावस्था, जिसे अपन प्रोफेज कहते हैं।
अब देखिएगा इसके बारे में। देखिए, जैसे मैं अभी बिल्कुल स्टार्टिंग की कंडीशन बता रहा हूं, जिस अवस्था में अपनी सेल है, कोशिका है, और कोशिका किस तरह से आगे बढ़ती है, विभाजित होती है। पहले अपन शुरुआत का दौर यहाँ पे देखते हैं। जैसे ये कोशिका है अपनी, और कोशिका में अंदर है केंद्रक, और केंद्रक के अंदर यहाँ पे गुणसूत्र पदार्थ, जिसको अपन क्रोमैटिन पदार्थ भी कहते हैं, ये इस तरह से फैला हुआ है केंद्रक के अंदर। तो अब यहाँ पे जैसे प्रोफेज अवस्था शुरू होगी, तो ये जो केंद्रक के अंदर क्रोमैटिन पदार्थ है, यहां से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा, जिसको अपन कहते हैं कि संघनन होना यहां पे प्रारंभ हो गया। तो संघनन के कारण जो अवस्था यहां पे दिखेगी वो कुछ ऐसी होगी कि ये क्रोमैटिन पदार्थ ये थोड़ा थोड़ा खुलने लगेगा, कुछ ऐसा। यहां पे गुणसूत्र पदार्थ का, क्रोमैटिन पदार्थ का संघनन होता है, परंतु यहां गुणसूत्र आपस में जुड़े होते हैं, मतलब वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते, उनके जो सिरे होते हैं वो अभी भी आपस में जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ और भी कई चीजें होती हैं, जैसे जो एस प्रवस्था होती है, एस प्रवस्था में तारक केंद्र का विभाजन होता है। तारक केंद्र जो होते हैं वो वहां पे दो हो जाते हैं, और जब जैसे ये नॉर्मल कोशिका थी पहली वाली, ये सामान्य कोशिका है, और ये प्रोफेस पूर्वावस्था की स्टार्टिंग है, इसका प्रारंभ हुआ, जिसमें गुणसूत्र पदार्थ का संघनन हुआ, और ये जो तारक केंद्र है, इसमें से एक तारक केंद्र जो होता है विपरीत ध्रुव की तरफ गति करना शुरू कर देता है, कुछ ऐसा। इस डायरेक्शन में वो आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे प्रोफेस खत्म होता है, वैसे वैसे जो कोशिका है ये कुछ इस प्रकार की दिखने लगती है। ये कोशिका कुछ ऐसी दिखती है कि यहाँ पे ये जो क्रोमैटिन पदार्थ है ये गुणसूत्र के रूप में कुछ इस तरह से अर्ध गुणसूत्रों के साथ इस तरह से बने हुए रहते हैं, पर क्योंकि संघनन पूरा नहीं होता है, इसलिए ये आपस में यहाँ पे जुड़े हुए रहते हैं। इसके साथ साथ ये जो तारक केंद्र है, ये तारक केंद्र विपरीत ध्रुव की तरफ पहुंच चुका होता है, और ये केंद्रक जो है ये गायब होने लगता है। केंद्रक आवरण जो है, केंद्रक आवरण और कुछ कोशिकांग जैसे गोल्जी काय, अंतःप्रदवी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया भी काफी कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इस दौरान ये जो संरचना देखने मिलती है ये कुछ ऐसी होती है कि गुणसूत्र पदार्थ यहाँ पूरे में फैला हुआ रहता है, केंद्रक आवरण गायब हो गया, कोशिकांग गायब हो गए, तारक केंद्र जो है विपरीत ध्रुव की तरफ गति करने लगा, और यहां तारक केंद्र से इस तरह से तरकु तंतु का निर्माण होता है। ये तरकु तंतु बनते हैं, मतलब इसका निर्माण शुरू हो जाता है, पूर्ण रूप से तो नहीं बन पाते। हाँ, पर एक चीज है कि तरकु का निर्माण यहां शुरू जरूर हो जाता है, और यहां पे छोटे छोटे प्रोटीन जैसे रेशे, प्रोटीन के बने हुए रेशे यहां पे दिखने लगते हैं। इनको अपन कहते हैं एस्टर, तारक। तो तारक का निर्माण इस अवस्था में शुरू हो जाता है, तरकु का निर्माण भी इस अवस्था में शुरू हो जाता है, और इस रूप से इस तरह से कोशिका हमको यहाँ पे दिखाई देती है। तो यहां इसके कुछ पॉइंट में लिखता हूं। गुणसूत्र पदार्थ जिसे अपन क्रोमैटिन पदार्थ भी कहते हैं, गुणसूत्र पदार्थ का संघनन प्रारंभ हो जाता है, एवं वह खुलने लगता है। गुणसूत्र द्रव्य स्पष्ट रूप से
दिखाई देने लगता है। गुणसूत्र बनने लगते हैं। गुणसूत्र बनने लगते हैं, परंतु वह स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देते। इनके सिरे आपस में जुड़े होते हैं। चलिए इसको रिवाइज करते हैं एक बार। एम प्रवस्था अपन ने शुरू किया है, जिसे अपन समसूत्री विभाजन भी कहते हैं। और इसको सर्वप्रथम इसमें जो विभाजन होता है, केंद्रक का विभाजन होता है, उसके बाद फिर कोशिका विभाजित होती है। केंद्रक विभाजन को अपन यहाँ कुछ प्रवस्थाओं में बांट रहे हैं। यहाँ धीरे धीरे करके केंद्रक विभाजित होगा। 4 प्रवस्थाएं अपन ने पहली प्रवस्था शुरू की है, पूर्वावस्था। पूर्वावस्था में गुणसूत्र पदार्थ जो होता है, क्रोमेटिन पदार्थ जो होता है, इसका संघनन शुरू हो जाता है और ये गुणसूत्र के रूप में बदलने लगता है। पर यहाँ पे गुणसूत्र जो द्रव्य है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। गुणसूत्र भी बनने लगते हैं, पर क्योंकि उनके सिरे आपस में जुड़े होते हैं, इसलिए वो यहाँ पे पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते। मैं पूर्वावस्था के आगे के जो पॉइंट है यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, आप उसी के आगे कंटिन्यू करिए। तारक केंद्र चाहे तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, जो कि एस प्रवस्था के दौरान विभाजित हो चुका है। तारक केंद्र विपरीत ध्रुव की तरफ विपरीत ध्रुव की ओर गति करता है। इससे तरकु तंतु जिसको अपन स्पिंडल फाइबर भी कहते हैं, इससे तरकु तंतु का निर्माण भी होता है। अच्छा, ये जो तरकु तंतु है ये प्रोटीन ट्यूब्यूलिन का बना होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिख देता हूं, तरकु तंतु प्रोटीन ट्यूब्यूलिन का बना होता है। कुछ प्रोटीन तंतु कुछ प्रोटीन रूपी तंतु भी बनते हैं, जिसे तारक इसे अपन कहते हैं एस्टर, जिसे तारक कहते हैं। अच्छा, ये जो तरकु तंतु होता है और जो तारक होता है, ये मिलकर समसूत्री विभाजन यंत्र का निर्माण करता है। समसूत्री विभाजन यंत्र पूछा जाएगा तो उसमें 2 चीजें, एक तो तरकु तंतु और दूसरा तारक। यहां पे मैं लिख देता हूं इसको।
तर्कुतंतु एवं तारक मिलकर सूत्री विभाजन यंत्र का निर्माण करते हैं। अब इसके बाद केंद्रक आवरण, जब ये प्रोफेज जो होता है, पूर्वावस्था जो होती है, ये अंत की ओर पहुंचती है, तो यहां पे केंद्रक आवरण धीरे धीरे अदृश्य होने लगता है। पूर्वावस्था के अंत तक आते आते केंद्रक आवरण अदृश्य होने लगता है। एवं कुछ कोशिकांग जैसे गोल्जिकाए, अंतःप्रदवी जालिका आदि अदृश्य होने लगते हैं। तो ये बदलाव अपन ने देखे पूर्व अवस्था के आखिरी आखिरी तक। और जो कोशिका अपन को दिखती है, ये कोशिका कुछ इस प्रकार की होती है। ये कोशिका हो गई, तारक केंद्र जो है विपरीत ध्रुव की तरफ गति कर चुका है, और यहाँ पे तर्कुतंतु का निर्माण हो गया कुछ इस तरह से। यहाँ पे ये तारक यानी एस्टर का निर्माण हो गया है, और बीच बीच में यहाँ पे गुणसूत्र के रूप में हमको संरचनाएं यहाँ पे दिखाई देती हैं कुछ ऐसी। कुछ ऐसी संरचनाएं पूरे में फैली रहती हैं, बीच में गुणसूत्र ही होते हैं ये, पर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते। चलिए इन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। तारक केंद्र विपरीत ध्रुव की तरफ गति करता है, ठीक। तर्कुतंतु का निर्माण भी होता है, और ये तर्कुतंतु प्रोटीन ट्यूबुलिन का बना होता है। ट्यूबुलिन की मात्रा काफी ज्यादा होती है, लगभग 90 से 95% तक ये प्रोटीन पाया जाता है इसमें। तर्कुतंतु जो होता है वो मुख्यतः तो ट्यूबुलिन प्रोटीन का 90 से 95% ट्यूबुलिन प्रोटीन तर्कुतंतु में होता है। कुछ प्रोटीन रूपी तंतु भी बनते हैं, प्रोटीन तंतु भी होते हैं, जिनको अपन तारक और एस्टर कहते हैं। और ये जो तर्कुतंतु है और तारक, ये दोनों मिलकर सूत्री विभाजन यंत्र का निर्माण करते हैं, और पूर्वावस्था के आखिरी तक आते आते अंत होते होते इसका केंद्रक आवरण गायब हो जाता है। कुछ कोशिकांग जैसे गोल्जिकाए, सूत्रकणिका कम हो जाते हैं, गोल्जिकाए जो है और अंतःप्रदवी जालिका, ये सब अदृश्य हो जाते हैं। ये वापस आएंगे पर समसूत्री विभाजन के आखिरी में, पर अभी फिलहाल ये यहाँ से अदृश्य हो गए हैं। अब इसके बाद जो पूर्वावस्था है, प्रोफेज है, ये खत्म हो गया। अब सेकेंड स्टेज आती है मध्य अवस्था, जिसे हम मेटाफेज भी कहते हैं। अब देखिए, पूर्वावस्था के आखिरी में केंद्रक आवरण पूरी तरह से गायब हो गया, और जो संघनन था वो और होता होता पूरा हो गया। मतलब जो मध्य अवस्था है उसमें संघनन पहली बात तो पूरा हो जाता है। दूसरी बात, केंद्रक आवरण के गायब होने से जो गुणसूत्र हैं अब वो कोशिका द्रव्य में आ जाते हैं। तो पहले तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं अपन। पूर्वावस्था में
केंद्रक आवरण समाप्त होने से गुणसूत्र कोशिका द्रव्य में आ जाते हैं। अच्छा, इस अवस्था में जो क्रोमेटिन पदार्थ होता है, गुणसूत्र पदार्थ होता है, उसका संघनन पूर्ण हो जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। गुणसूत्र पदार्थ का संघनन पूर्ण हो जाता है, जिससे गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। गुणसूत्र पदार्थ का संघनन पूर्ण हो जाता है और इसमें गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अब देखिए, यहां पे जो गुणसूत्र होते हैं वो दो संतति अर्ध गुणसूत्र के रूप में दिखते हैं। दो संतति अर्ध गुणसूत्र के रूप में होते हैं, जो कि गुणसूत्र बिंदु से जुड़े होते हैं। गुणसूत्र बिंदु जिसे अपन सेंट्रोमियर कहते हैं, जो कि गुणसूत्र बिंदु से जुड़े होते हैं। अब यहां पे जो गुणसूत्र हैं वो कोशिका के मध्य में आकर व्यवस्थित हो जाते हैं। मैं यहां पे डायग्राम के रूप में समझाऊंगा, जो भी पॉइंट अपन ने लिखे हैं उसको मैं डायग्राम के थ्रू बताने वाला हूं। गुणसूत्र कोशिका में मध्य पर व्यवस्थित हो जाते हैं। अब देखिए, यहां पे जैसे गुणसूत्र मैं बना रहा हूं, अब जैसे ये मैंने बनाई कोशिका, ये आवरण, कोशिका आवरण यानी कोशिका झिल्ली, ये है तारक केंद्र, ये विपरीत ध्रुव का तारक केंद्र। विपरीत ध्रुव मतलब होता है विपरीत सिरा, दूसरे सिरे पे। और यहां पे गुणसूत्र जो होते हैं ये कुछ इस तरह के दिखते हैं, ऐसे, और ये मध्य पर आकर व्यवस्थित हो गए। कुछ इस तरह से। यहां पे बीच में होता है इनको जोड़ने वाला गुणसूत्र बिंदु यानी सेंट्रोमियर, और इस तरह से तारक केंद्र से ये तरकु तंतु के द्वारा ऐसे जुड़े होते हैं, कुछ इस तरह से, मतलब मध्य पर आकर व्यवस्थित हो गए और ये तरकु तंतु के द्वारा जुड़े हुए हैं। अब मैं यहां पे एक गुणसूत्र बना रहा हूं। देखिए, जैसे मानिए ये मैंने एक गुणसूत्र यहां पे बनाया,
ठीक है, और इसी से लगा हुआ दूसरा बनाया। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और ये गुणसूत्र बिंदु के द्वारा जुड़े हुए हैं। अब जैसे ये गुणसूत्र बिंदु है, इसके ऊपर बिंब आकार का मतलब गोल आकार का एक प्रोटीन आवरण होता है, और ये मैं प्रोटीन आवरण बना रहा हूं। ये प्रोटीन आवरण मैंने बनाया, और फिर अब वापस मैं गुणसूत्र वाला पार्ट बना रहा हूं। ये मैंने गुणसूत्र बना दिया फिर से। तो अब देखिए, आप ध्यान थोड़ा सा दीजिए कि गुणसूत्र बिंदु के ऊपर प्रोटीन आवरण है। ये प्रोटीन आवरण, ये जो तर्कु तंतु यहां पे दिख रहा है, ये एक्चुअली ये प्रोटीन आवरण से जुड़ा है। मतलब जैसे ये तारक केंद्र है और ये विपरीत ध्रुव का तारक केंद्र है, तो ये यहां से तर्कु तंतु निकला और ये प्रोटीन आवरण से जुड़ गया। गुणसूत्र बिंदु से वो सीधा सीधा नहीं जुड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर तो प्रोटीन परत है ना। तो यहां पे मैं इसमें लिख देता हूं, गुणसूत्र कोशिका के मध्य पर व्यवस्थित हो जाते हैं। इसे मध्य पट्टिका कहते हैं। मध्य पट्टिका मतलब मेटाफेजिक प्लेट। चलिए इसको रिवाइज कराता हूं मैं, उसके बाद ये वाला पॉइंट मैं लिखवा देता हूं। इसको मैं एक बार फिर से बताता हूं आपको। हाँ, मध्यावस्था में, पूर्व अवस्था में जो केंद्र कारण आवरण गायब हो चुका है, अदृश्य हो चुका है, खत्म हो चुका है, वो अब कोशिका द्रव्य में गुणसूत्रों को उसके कारण वो आ जाते हैं। मतलब ये आवरण खत्म हुआ तो गुणसूत्र जो है वो कोशिका द्रव्य में आ गए। गुणसूत्र पदार्थ का संघनन यहाँ पे पूरा हो जाता है। संघनन जो पहले पूर्वावस्था में हो रहा था वो यहाँ पे पूर्ण हो गया और गुणसूत्र यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। गुणसूत्र दो संतति अर्ध गुणसूत्रों के रूप में देखा जाता है। ये दो संतति अर्ध गुणसूत्र दिख रहे हैं और ये दोनों गुणसूत्र बिंदु यानी सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। गुणसूत्र कोशिका के मध्य पर आकर व्यवस्थित हो जाते हैं, कुछ इस तरह से दिखते हैं। और इस तरह की अवस्था को, ये जो व्यवस्था, ये जो क्रम बन रहा है, ये जो अरेंजमेंट बन रहा है, इसको अपन कहते हैं मध्य पट्टिका यानी मेटाफेजिक प्लेट। अब यहाँ पे ये जो गुणसूत्र बिंदु है, इसके ऊपर एक प्रोटीन आवरण होता है। इस प्रोटीन आवरण ये गोल आकार का होता है और इसे हम कहते हैं काइनेटोकोर। मैं यहाँ पे इसका नाम लिख दे रहा हूं, ये कहलाता है काइनेटोकोर। ये काइनेटोकोर कहलाता है और ये प्रोटीन आवरण होता है, प्रोटीन का बना होता है। तो इस पॉइंट को अपन लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है गुणसूत्र बिंदु के चारों ओर प्रोटीन से बनी, गुणसूत्र बिंदु के चारों ओर प्रोटीन से बनी बिंब आकार की संरचना होती है। जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। एक अर्धगुणसूत्र
एक ओर से तर्कु तंतु से जुड़ा होता है, एक अर्ध गुणसूत्र एक ओर से तर्कु तंतु से जुड़ा होता है, जबकि दूसरा विपरीत ध्रुव की तरफ उपस्थित तर्कु तंतु से जुड़ा होता है। अच्छा, ये जो तर्कु तंतु हैं ये दोनों ओर से तारक केंद्र से जुड़े होते हैं। यह तर्कु तंतु तारक केंद्र से जुड़े होते हैं। अच्छा, ये जो तर्कु तंतु हैं ये गुणसूत्र के काइनेटोकोर वाले भाग से जुड़ते हैं। यह तर्कु तंतु गुणसूत्र के काइनेटोकोर भाग से जुड़े होते हैं। और इस अवस्था में गुणसूत्र की जो आकारिकी होती है, मतलब जो इसकी आकृति होती है, जो आकृति होती है वो इसमें अध्ययन कर सकते हैं। इस अवस्था में गुणसूत्र आकृति का अध्ययन किया जा सकता है। अच्छा, ये जो तर्कु तंतु होते हैं इसके अलावा भी कुछ और भी तंतु इस अवस्था में, मध्य अवस्था में दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे तंतु मैं और बता देता हूँ। चलिए इसको रिवाइज कर लेते हैं पहले, फिर और तंतुओं के बारे में बताता हूँ। गुणसूत्र बिंदु के चारों ओर प्रोटीन से बना आवरण होता है, बिंबाकार का होता है और इसको काइनेटोकोर कहते हैं। अर्ध गुणसूत्र जो होता है, जो एक एक होता है, जैसे दो दो अपन ने बनाए थे, तो एक एक जो होता है वो तर्कु तंतु से जुड़ा होता है। और तर्कु तंतु जो होते हैं विपरीत ध्रुव से तारक केंद्र से जुड़ते हैं और इधर से काइनेटोकोर वाले भाग से जुड़ते हैं, वो गुणसूत्र बिंदु से सीधे नहीं जुड़ते। तर्कु तंतु तारक केंद्र से जुड़ा होता है और काइनेटोकोर से इसका एक भाग जुड़ा होता है और इस अवस्था में गुणसूत्र आकृति का अध्ययन किया जा सकता है। जब हम मध्यावस्था की संरचना देखते हैं तो यहाँ पे क्योंकि केंद्र में गुणसूत्र इस तरह से उपस्थित है, और ये तर्कु तंतु से जुड़े हुए हैं। पर यहाँ पे इसके अलावा, इन तंतुओं के अलावा कुछ और भी तंतु यहाँ पे उपस्थित होते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां से कोई तंतु निकलकर यहां तक जा रहा है,
मतलब एक ध्रुव से निकलकर दूसरे ध्रुव की तरफ जा रहा है, अपन कहते हैं सतत तंतु। सतत तंतु। कई बार ऐसा भी होता है कि यहां से कुछ तंतु निकलते हैं और वो बीच में ही कहीं रुक जाते हैं, मतलब वो आगे नहीं बढ़ पाते, तो ऐसे तंतु कहलाते हैं असतत तंतु। ये असतत तंतु कहलाते हैं। और दूसरी बात, कुछ तंतु ऐसे भी होते हैं, कुछ तंतु ऐसे भी होते हैं जो तारक केंद्र से निकलते हैं और वो गुणसूत्र से जाके जुड़ जाते हैं। कुछ ऐसे, ये गुणसूत्र से जाके जुड़ गए, इनको अपन कहते हैं गुणसूत्र तंतु। तो ये कहलाते हैं गुणसूत्र तंतु। ये 3 प्रकार के तंतु मेटाफेज अवस्था में देखने मिलते हैं। सतत तंतु मतलब, यही लिख देता हूं मैं सामने, सतत तंतु का मतलब जो एक सिरे से निकलकर दूसरे सिरे तक जाता है। एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाता है। गुणसूत्र तंतु, यह गुणसूत्र से जुड़े होते हैं। निकलते तारक केंद्र से और गुणसूत्र से जुड़े होते हैं। असतत तंतु एक सिरे से निकलता है परंतु दूसरे तक नहीं जा पाता। तो ये 3 तरह के तंतु अपन ने देखे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट होता है तर्कु तंतु, जो कि प्रोटीन ट्यूब्यूलिन का बना होता है और वो काइनेटोकोर वाले भाग से जुड़ा होता है। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, मैं एक बार शॉर्ट में जल्दी से रिवाइज कराता हूं। सबसे पहले हमने पूर्वावस्था के बारे में पढ़ा। पूर्वावस्था में गुणसूत्र पदार्थ का संघनन होता है। संघनन के कारण गुणसूत्र पदार्थ खुलने लगता है और वो गुणसूत्र के रूप में बदलने लगता है। पर वो जो बदलाव होता है, एक तो पूर्णतः संघनन होता नहीं है, उसके कारण क्या होता है, गुणसूत्र के जो सिरे होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, तो गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। पर हाँ, गुणसूत्र जो द्रव्य होता है वो यहाँ पे दिखने लगता है। तारक केंद्र जो होता है वो विपरीत ध्रुव की तरफ गति करने लगता है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने लगता है। तर्कु तंतु का यहाँ पे निर्माण देखने मिलता है। और जो प्रोटीन बॉडी होती है, प्रोटीन काय होती है जिसको अपन कहते हैं तारक, एस्टर, उनका निर्माण भी यहाँ पे दिखाई देता है। जब पूर्वावस्था का अंत होने लगता है तो केंद्रक आवरण जो होता है वो गायब होने लगता है और कुछ कोशिकांग वहां पे अदृश्य हो जाते हैं। उसके बाद मध्यावस्था शुरू होती है, संघनन और होता है, संघनन पूरा हो जाता है, गुणसूत्र भी पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। पर क्योंकि केंद्रक आवरण खत्म हो जाता है तो ये गुणसूत्र कोशिका द्रव्य में आ जाते हैं। गुणसूत्र खुलते हैं खुलते हैं खुलते हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं और वो कोशिका के मध्य में अर्ध गुणसूत्र, 2 अर्ध गुणसूत्र के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं जो आपस में गुणसूत्र बिंदु से जुड़े होते हैं। गुणसूत्र बिंदु के ऊपर एक प्रोटीन आवरण होता है, बिंब आकार का, गोल आकार का, उसे अपन कहते हैं काइनेटोकोर। और जो तर्कु तंतु होता है वो तारक केंद्र के एक सिरे से जुड़ता है और वो गुणसूत्र के काइनेटोकोर वाले भाग से जुड़ा होता है। ऐसे जो विपरीत ध्रुव की तरफ होता है वो तारक केंद्र, तर्कु तंतु जो निकलता है तारक केंद्र से जुड़ा होता है एक सिरे से और दूसरे सिरे से काइनेटोकोर वाले भाग से जुड़ा होता है। मध्य अवस्था में, मेटाफेज में, गुणसूत्र की जो आकृति होती है, जो 4 प्रकार के शेप अपन ने पढ़े थे, VJIL, वो यहाँ पे दिखाई देने लगते हैं। तो आज अपन ने मध्य अवस्था तक खत्म किया। आप इसको रिवाइज करिए, इसके आगे हम आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।